अहमद सईद साहब, मेरा ख्याल इससे हम शुरू कर लेते हैं अपने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से। आज दूसरा दिन है, सियालकोट वर्सेस कराची ब्लूज़। हमने देखा है कि कराची की टीम कल कोई अच्छा इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए। साउथ शकील जो कि वाइस कप्तान है हमारे, शान मसूद जो कि कप्तान है हमारे टेस्ट साइड के, बड़े बड़े नाम कल फ्लॉप होते दिखाई दिए। ऑन द अदर हैंड सियालकोट को लीड करने उसामा मीर। तो ओवरऑल क्या इन 2 दिनों का सिनेरियो रहा है, वो ज़रा शेयर करें। देखें, इस वक्त कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का जो फाइनल है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जा रहा है और कल की जो पिच रिपोर्ट थी, जो पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान सलमान बट साहब ने वहाँ पर एक पिच रिपोर्ट पेश की है, उसको अगर ध्यान से हम सुने और उसके बाद जो टॉस के बाद फैसला लिया गया उसामा मीर की जानिब से, उसको देखें तो इन दोनों में जो है वो कहीं ना कहीं हमें एक ऐसी चीज़ नज़र आती है कि फिर वही फैक्टर हमें नज़र आ रहा है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तानी टीम के, जो इंटरनेशनल लेवल का मटेरियल बन चुके होते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर टीम को रिप्रेजेंट कर चुके होते हैं, उनको ये नहीं पता चल रहा होता कि पिच देख कर इसके ऊपर क्या डिसीजन लेना है। पिच जो है ये वो पिच है जो ऑस्ट्रेलियन सॉइल से बना हुआ है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का जो पिच जिसके ऊपर फाइनल हो रहा है, इसमें अगर आप कल देखें तो बहुत बड़े बड़े क्रैक्स थे और ये क्रैक्स जो होते हैं ये वक्त के साथ साथ मजीद ओपन होते हैं सर्दी के मौसम में, जिस तरह का अभी मौसम चल रहा है लाहौर के अंदर। तो जो वक्त गुजरता जाएगा ये पिच जो है साजगार होती जाएगी, यहाँ पर बैटिंग करना मजीद मुश्किल होता जाएगा। तो सबसे पहले तो उसामा मीर का ये डिसीजन समझ में नहीं आया कि उन्हें टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने के बजाय कराची ब्लूज़ को बैटिंग करने की दावत क्यों दी, जबकि उन्हें यह पता है कि यहाँ पर बैटिंग मुश्किल हो जाएगी। तो फिर 4th इनिंग में उनके अब यहाँ पर आकर बैटिंग करनी है। और वही फिर जो है वो हमें देखने में मिला कि जब कराची ब्लूज़ की बारी आई तो उन्होंने शायद वो अपने जो सियालकोट की बॉलिंग है उसमें जो कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, मोहम्मद अली उसमें खेल रहे हैं, हसन अली खेल रहे हैं, मोहम्मद हसनैन खेल रहे हैं, तो वो शायद नए बॉल के साथ जो है वो एडवांटेज लेना चाह रहे थे, लेकिन उस एडवांटेज को नलीफाई कर दिया। उनके ओपनिंग जो पार्टनरशिप लगी 80 रन की 7 बेग की अब्दुल्ला फजल की कराची ब्लूज़ की जानिब से, उसके बाद गो के कुछ एक फेज ऐसा आया था जिसमें 3-4 विकेट जो है वो क्लस्टर में गिर गई, 7 बेग आउट हो गए। उसके बाद शान मसूद आए, वो भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, वो भी आउट हो गए सिर्फ 13 रन बनाकर। और शान मसूद के आपने मुकम्मल होते तो गिनवाई नहीं है। शान मसूद जो है वो पाकिस्तान के डायरेक्टर इंटरनेशनल भी हैं। ऑफिशियली वैसे हो गए वो तो, पूरी टेम्परेरी लगाया गया था, इंटरिम वो थे, अब कंफर्म हो गया। शान मसूद पाकिस्तान के ऑफिशियल जो है वो डायरेक्टर इंटरनेशनल हैं। माय बैड जनाब, ये वाला होदा मैं ऐड करना भूल गया। वो सिर्फ कप्तान के टेस्ट टीम कप्तान भी हैं ज़ाहिर, तो वो नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए आए, लेकिन मोहम्मद अली की बॉल के ऊपर जो है वो LBW हो गए। हारून भी रन नहीं बना पाए। उसके बाद साउथ शकील आए, वो 2 बॉलें उन्हें खेली, वो भी आउट हो गए। लेकिन उसके बाद जो है वो अब्दुल्ला फजल और उस्मान खान, इन दोनों के एक 98 रन की पार्टनरशिप थी जिसने मुश्किलात से निकाला कराची ब्लूज़ को। और जब कल का दिन खत्म हुआ था तो 285 फॉर 6 था कराची ब्लूज़। और ये मतलब पिच की अगर कंडीशन को देखें, उसके हिसाब से इनकी बैटिंग को देखें तो वो एक फॉर्मिडेबल स्कोर जो है वो अचीव करने में कामयाब हो गए थे। जबकि अगर हम देखें तो उसके अगेंस्ट जो बॉलिंग लाइनअप है सियालकोट की, उसमें बहुत ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस नजर आता है। उसामा मीर इसके कप्तान हैं, 3 फास्ट बॉलर पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं इस टीम के अंदर। हसन अली लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो रखते हैं, 7-8 साल के उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट हो गई है। तो ये सारे वो प्लेयर हैं जिनसे इससे बेहतर की तवक्को की जाती थी। और आज सुबह फिर जब वो आए दूसरे दिन के खेल के, तो मोहम्मद अली ने बहुत शानदार बॉलिंग की और उन्होंने जो है वो 25-30 रन के अंदर उस पूरी टीम को जो है वो आउट किया। तो 340 रन जो है वो उन्हें बनाए कराची ब्लूज़ ने पहले खेलते हुए। यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ, कराची ब्लूज़ जो है वो अगर इसको विन करता है ट्रॉफी को, तो ये 10वीं बार ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बन जाएगी कराची ब्लूज़ की। जबकि कराची ब्लूज़ सितम ज़रीफ़ी ये है कि कराची ब्लूज़ की टीम ओरिजिनली उन 6 टीम में शामिल थी ही नहीं, कि जब उन्होंने एक PCB ने ये कहा था कि सिर्फ 6 टीमें जो है वो हिस्सा लेंगी। अच्छा। उसके बाद टीमों की तादाद को बढ़ाकर जो है वो 8 किया गया। उसके बाद 8 से भी 10 टीमों की तादाद को जब बढ़ाया गया तो फिर कराची ब्लूज़ की टीम जो है वो उन 10 टीमों का। अच्छा, तो ये कराची के जो सारे ये अभी इस वक्त जो खेल रहे हैं, इनको किस में एडजस्ट किया गया जब ये 6 टीमों वाली बात हुई थी? देखें, ये जो पहले टीम बनी थी, ये जाहिर है कि उस मॉडल के तहत टीमें आ रही थी जो इससे पहले का जो PCB के अंदर एरा था, जो ये कहता था कि 6 टीमें होनी चाहिए ऑस्ट्रेलियन मॉडल के ऊपर। तो उसमें जब वो टीमें, तो फिर कराची से जाहिर है कि एक ही टीम आ सकती है, ज़्यादा टीमें नहीं आ सकती। लेकिन कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखें, कराची का जो नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, कराची का जो प्लेयर्स का पूल है वो हम देखें, तो ये बात बिल्कुल समझ में आने वाली है कि कराची से ज़्यादा टीमें ही आनी चाहिए, क्योंकि वो बड़ा शहर है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है, वहाँ पर लड़के क्रिकेट खेलने वाले ज़्यादा हैं। सेम एज विद लाहौर, जो जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उनके अंदर जाहिर है कि आपको इस तरह से टीमें बनती हुई नजर आती हैं। लेकिन जो PCB में बैठे हुए हैं लोग, जो हमारे डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं, वो जाहिर है खुद उनका कोई ऐसा एक्सपोजर नहीं है कि उन्हें, वो तो मेरा ख्याल है गली मोहल्ले के टूर्नामेंट कभी उन्हें ऑर्गेनाइज नहीं करवाया होगा क्रिकेट का। तो उन्हें जो जितनी समझ बूझ थी उनकी चीज़ों की, या जो एडवाइज़र उनके साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने अगर इनको बताया होगा, क्योंकि पर्ची सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता है PCB के अंदर, आप वाकिफ़ हैं इस सारे मामले से, तो जो उनको रिकमेंडेशंस दी गई, जो एडवाइस उनको दी गई, उसके अंदर उन्हें ये बात समझ आई होगी। लेकिन जब वो ये डिसीजन ले बैठे तो फिर उन्हें लगा कि ये तो जो ट्रेडिशन है
और जो हेरिटेज है कायद आज़म ट्रॉफी का वो इससे ज़्यादा का डिमांड करता है। और पाकिस्तान में जो हमारे पास इस वक्त टैलेंट की कमी है, प्लेयर्स के पूल की जो कमी है, उसको भी अगर देखा जाए तो ज़्यादा की डिमांड ही होनी चाहिए थी। तो ये जो कराची ब्लूज की टीम है ये 9वें-10वें नंबर के ऊपर जाकर जो है वो क्वालिफाई करने में कामयाब हो गई थी, और अब ये वो टीम है जो कायद आज़म ट्रॉफी का फाइनल यहाँ पर खेल रही है। बिल्कुल। सियालकोट रीजन की टीम जो है वो दिफाई चैंपियन भी है कायद आज़म ट्रॉफी की, वो डिफेंडिंग मुहिम भी अपनी उनकी जारी है। पिछले सीजन में इनके कप्तान जो है वो इमाद भट्ट थे, जिन्होंने फाइनल में ऑल राउंड परफॉर्मेंस दी थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। इस साल न जाने पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए हैं, शायद पीसीबी का ये क्राइटेरिया है जिस तरह से सुफियान मुकीम चार उसको छुट्टी न मिली, जिसे सबक याद किया उसको बुला दिया, सबक यानी बुला दिया। शायद उनको उसी क्राइटेरिया के मुताबिक रखा जा रहा है जिस तरह हमारे स्पिनर्स को रखा जा रहा है आजकल पाकिस्तान की टीम में। तो इस साल जो है वो उसामा मीर इनकी टीम कप्तानी कर रहे हैं, और टीम की अगर आप इनकी 11 देखें, लाइनअप देखें, तो इसमें भी आपको बहुत अच्छे, बहुत बड़े बड़े नाम नजर आते हैं। इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं इसके अंदर, लेकिन इनकी जो बॉलिंग है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर नजर आती है। उसामा मीर का जो ये डिसीजन है पहले बैटिंग करने वाला, ये इसलिए भी समझ में ना आने वाला है कि आपकी जब स्ट्रेंथ जो है ना वो बॉलिंग है, तो आपको 4th इनिंग में वो चीज़ चूज करनी चाहिए जहां पर आप अगली टीम को जाकर ब्रेक कर सकते हैं। आपको वहां पर बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी, आपको वहां पर बॉलिंग करनी चाहिए थी 4th इनिंग में। इसमें एक बात और याद रखें कि अगर ये ड्रॉ हो जाता है, ये 4 दिन की बजाय 5 दिन का फाइनल मैच है, अगर ये फाइनल मैच ड्रॉ हो जाता है तो जिस टीम की पहली इनिंग में सबकत होगी उसको जो है वो फातेह करार दिया जाएगा। गो कि इसका इम्कान कम है, जिस तरह की आज क्रिकेट खेली गई है। आज 340 रन के जवाब में जब अपनी इनिंग्स का आगाज किया सियालकोट रीजन ने, तो अब तक सियालकोट रीजन ने दूसरे दिन के अख्ताम पर 235 रन बना लिए हैं 6 विकेटों का नुकसान पर। और इसमें अगर हम देखें तो इनका आगाज जो है वो बिल्कुल अनआइडेंटिकल था कराची ब्लूज की तरह। इनको अच्छा आगाज नहीं मिला, इनके विकेट जो है शुरू में गिर गए। 13 रन पर 2 खिलाड़ी आउट हो गए, मोहम्मद हुरैरा आउट हो गए, अजान अवैस जो बहुत फॉर्म में थे वो भी आउट हो गए। उसके बाद एक छोटी सी पार्टनरशिप जो है वो अब्दुल्ला शफीक ने अब्दुल रहमान के साथ मिलकर लगाई, लेकिन 59 रन पर वो भी आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक जो है वो 73 रन जब टीम के हुए तो वो भी रन आउट हो गए। और मेरा ख्याल है कि ट्रॉफी का मैच हो या कोई भी टेस्ट मैच हो, टेस्ट मैच में मैं ये समझता हूँ कि रन आउट हो जाना शायद एक ऐसा जुर्म है कि जिसको मेरा ख्याल है कि ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए कोचेज भी कभी माफ़ नहीं करते हैं। अब्दुल्ला शफीक जैसे प्लेयर को इस तरह की गलती इस स्टेज के ऊपर आकर शायद नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद जो है हमें एक यहाँ पर पार्टनरशिप देखने में नजर आती है हमजा नज़र की और हसन अली की, जिन्होंने आकर इस टीम को जो है वो संभाला है। हसन अली 29 रन बनाकर नॉट आउट है। हमजा जो है वो उन्होंने भी 62 रन खेल लिए हैं। उससे पहले मोहसिन रियाज ने एक 50 रन की इनिंग्स खेली है। तो अब 235 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हैं और 95 रन की मजीद जो है वो 105 रन की मजीद सबकत जो है वो हासिल है कराची ब्लूज़ को। और अगर कल के दिन में आके 50 रन 60 रन मजीद ऐड करने में कामयाब होती है सियालकोट की टीम, तो दूसरी इनिंग्स जो है वो यकीनन देखने के काबिल होगी। और इस टेस्ट मैच के ड्रॉ होने के इम्कान अब बहुत ही कम है, अनटिल कोई ऐसी बारी लगे या कोई ऐसा मौसम के अंदर तब्दीली पैदा हो कि मैच का थोड़ा सा डिले हो। इस मैच का नतीजा जो है वो मुतवक्के है। और अभी तक इस मैच में कराची ब्लूज़ का मैं समझता हूँ कि पल्ला थोड़ा सा भारी है उस डिसीजन की वजह से जो उसामा मीर ने टॉस के वक्त किया था। अच्छा, अब ये कोई भी कायद आज़म ट्रॉफी का सीजन जब एंड होता है तो बहुत सी उम्मीदें होती हैं कि हमें ये जाहिर है एक पूरा टूर्नामेंट लड़कर ये प्लेयर्स जो हैं फाइनल तक पहुंचे हैं। अब इस फाइनल के बाद जैसे आपने अब्दुल्ला शफीक का नाम लिया, हुरैरा का नाम लिया, ये हमजा नज़र हैं, इन्होंने बहुत स्ट्रगल की भी है। अच्छा, और ऐसे प्लेयर्स हैं क्या हम इन कंडीशंस को देखते हुए क्या इन्होंने इतना सीखा है कि ये इंटरनेशनल क्राइटेरिया को मीट कर सके? अब्दुल्ला शफीक की क्या वापसी हो सकती है? क्योंकि हम तो यही कहते हैं ना कि वापस है डोमेस्टिक में परफॉर्म करें और आ जाए, तो डेफिनेटली इन लोगों ने परफॉर्म किया तो ही इनकी टीमें फाइनल्स में हैं। तो क्या अब हम इस कारकर्दगी की बुनियाद पर, क्या ये वो कारकर्दगी है जो इंटरनेशनल क्राइटेरिया को मीट करे, हम इनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाने के लिए काबिल हो सकते हैं? देखिए, इसमें ये तो एक तवील डिबेट है और इस डिबेट का ताल्लुक जो है वो आपके डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ है। ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ जो है वो कायद आज़म ट्रॉफी के सीज़न खिला दें और सिर्फ खाना पूरी करने के लिए या रिपोर्ट में लिखने के लिए कि इस प्लेयर ने जो है वो इतने मैच खेलने कायद आज़म ट्रॉफी के। जब आप डोमेस्टिक किसी को खिला रहे होते हैं तो उसका फिर एक प्लान देना होता है, और प्लान उन लोगों ने देना होता है जिनसे आप ये तवक्को रखते हैं कि उनको प्लेयर डेवलपमेंट का काम आता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो कोचिंग का क्राइटेरिया है वो प्लेयर डेवलपमेंट के गिर्द होकर नहीं आता। वो कोचिंग का क्राइटेरिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक कोचिंग कोर्स हासिल कर लेने के बाद आपको कुछ लोगों की पर्ची चाहिए होती है जिसकी बुनियाद पर आप पाकिस्तान में जो है वो कहीं भी कोचिंग कर सकते हैं। तो ये ठीक बात है कि डोमेस्टिक से ही प्लेयर तैयार होते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो बुनियादी तौर पर नर्सरी है प्लेयर बनाने की, लेकिन उस नर्सरी के अंदर भी ज़ाहिर है काम करने वाले माली अगर कंपिटेंट नहीं है तो वो नर्सरी अच्छे पौधे नहीं दे पाएगी। आपने जिन प्लेयर्स को, फॉर एग्जाम्पल आपने पाकिस्तान की टीम से हसन नवाज को भेजा कि आप जाकर वहाँ पर वक्त गुजार के आएँ,
हसन नवाज के बारे में फिर कोई रिपोर्ट पीसीबी ने ली है उन कोचेस से जिन्होंने उनको भेजा था कि आपकी ये शॉर्ट कमिंग्स थी, इन शॉर्ट कमिंग्स को आप इस तरह से पूरा कर सकते हैं? हसन नवाज की जो इनिंग सामने आई है कायज़म ट्रॉफी की, वो अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कि वो तो क्लब क्रिकेट का कोई प्लेयर हो वो भी उससे बेहतर इनिंग खेल लेगा अगर 4 डे क्रिकेट की बात हो, रेड बॉल की बात हो। इसी तरह पाकिस्तान अब्दुल्ला शफीक की अगर आपने बात की, अब्दुल्ला गो के बहुत टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर हैं, बहुत उनका एक्सपीरियंस भी है और पाकिस्तान के लिए भी खेल चुके हैं, डोमेस्टिक भी खेलते रहते हैं, लेकिन अब्दुल्ला भी जाहिर है उन प्लेयर्स में से आते हैं जिनको कम बैक करवाने के लिए वहां पर भेजा गया है। तो जिस प्लेयर को कम बैक करवाने के लिए भेजा जाता है उसको फिर बताया जाता है कि आप ये शॉर्ट कमिंग्स हैं, आपने इसके ऊपर काम करना है। लेकिन यहाँ तो हाल ये है कि बाबर आजम 3 साल से स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं और वो उनका मसला कोई कोच यहाँ पर हल नहीं कर पाया है। तो ये देखना पड़ेगा पीसीबी को कि जो लोग कोचिंग कर रहे हैं इन डोमेस्टिक के अंदर, बहुत अच्छे कोचेज भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे मतलब किसी की सिफारिश के ऊपर लगे हैं, ऐसे कोच भी हैं कि जो कई अरसे से ग्रास रूट के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरह से नुमाया नहीं हो पाते क्योंकि उनको उस तरह से अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, या अपॉर्चुनिटी अगर मिल भी जाए तो उनको उस स्टेज के ऊपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जहां वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसे लोग बैठे होते हैं जो किसी की आशीर्वाद लेकर आए होते हैं, किसी की पर्ची लेकर आए होते हैं। अच्छा, अब ये जो ऑस्ट्रेलियन सॉइल यूज हो रही है, क्या इन प्लेयर्स के लिए कोई नया एक्सपीरियंस है? ये क्या पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलियन सॉइल पर ये फाइनल मैच खेला जा रहा है जिसमें क्रैक्स, और इस मौसम में वो क्रैक्स मजीद आपने कहा कि वो बढ़ते जाते हैं, तो इसमें बॉलर्स को तो हेल्प मिलती डेफिनेटली, कभी भी बॉल ब्रेक हो जाता है, इसमें इस सेंस में बैटर के लिए खासी मुश्किल होती है। क्या ये पहला एक्सपीरियंस है? अगर ये पहला एक्सपीरियंस तो इससे क्या पाकिस्तान क्रिकेट का फ़ायदा है इस ऑस्ट्रेलियन सॉइल से? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर आकर वो पिचेस बना रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में होती हैं। उसकी वजह ये है कि वेदर का डिफरेंस है, इसमें जो सरफेस है उसका डिफरेंस है और किस तरह से उसको यूज़ किया गया है, पिच क्यूरेटर इवन जो है वो किस तरह का मिजाज रखता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो ऐड हो रही होती हैं। लेकिन ये जो पिच है ये वो पिच है जो पीएसएल में भी इस बार इस्तेमाल हुआ था। ये जो ऑस्ट्रेलियन सॉइल वाला पिच है, कसाफी स्टेडियम में पिछले 1 साल में जो क्रिकेट खेली गई है उसमें मुतवातिर ये वाला पिच इस्तेमाल होता रहा है, तो प्लेयर इससे फेमिलियर हैं। लेकिन बात यह है कि जब आपके प्लेयर्स, खासतौर पर वो प्लेयर्स जो जिन्होंने टीमों की कप्तानी करनी है, ये जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उनकी बेसिक्स का ही अगर ये हाल होगा कि उन्हें पिच देखकर ये तय करना नहीं आ रहा है कि यहाँ पर बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है, तो फिर सामने जो मर्जी पिच हो, फिर कोई ऑस्ट्रेलियन सॉइल हो या कोई श्रीलंकन सॉइल हो या कोई पाकिस्तानी सॉइल हो, बिल्कुल ठीक है, तो ये तय होंगे। समझ गया, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बड़ी खबर जी, अहमद सईद साहब, सरफराज अहमद, वही अजहर अली और सरफराज अहमद वाला मामला, वो तो पीसीबी ने गवारा नहीं समझा, मुनासिब नहीं समझा उनको जवाब देना। उन्होंने कहा कि इग्नोर करें फिलहाल, सरफराज को नई ड्यूटी दे दी, टीम का मैनेजर है और मेंटोर हैं, और आपको पता है कि 2006 में वर्ल्ड कप भी इन्होंने अंडर 19 की उसमें जीता हुआ है कप्तानी में, 2017 का तो हम सबको चैंपियंस ट्रॉफी दी बेस्ट। तो इनकी जो खिदमात है, ऑल्दो ये पहले मेंटोर रह चुके हैं, पाकिस्तान सर्किट का हिस्सा रह चुके हैं, पीसीबी मैनेजमेंट का हिस्सा रह चुके हैं, अब इनकी कप्तानी में अंडर 19 एशिया कप टूर्नामेंट 12 से 21 दिसंबर तक होने जा रहा है इनकी कोचिंग में, ठीक है ना। फौरी तौर पर क्या कोचिंग इंप्लीमेंट हो रही, मेंटोर ये साथ जा रहे हैं जो इस टूर्नामेंट में शुरू हो रहा है, तो अगर ये अब अपॉइंट होते हैं और अब ये साथ जा रहे हैं और 12 दिसंबर से इसका आगाज़ हो रहा है, तो क्या प्लेयर्स के लिए इतना इजी है कई नए आने वाले बंदे को अपने अंदर एडजस्ट करना, उसकी इंस्ट्रक्शंस पर चलना? इससे पहले वाला कुछ और कह रहा होगा, ये कुछ और कह रहा होगा, तो इतने नैरो मार्जिन में क्या प्लेयर्स ये चीज़ें अडैप्ट कर पाएंगे? देखें, इसका जवाब तो वो लोग दे सकते हैं जो पाकिस्तान ए टीम और अंडर 19 को प्लान करते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि अंडर 19 टीम के कितने टूर हुए हैं पिछले 1-2 सालों के अंदर। आपको उसका जवाब जो है वो नफ़ी में मिलेगा। कोई ऐसा काबिल जिक्र टूर नहीं है अंडर 19 में जहाँ पर आपको किसी कोच या मेंटोर के तकर्रुर की ज़रूरत पेश आए।